Everyone, क्या हाल चाल सभी के। वेलकम बैक टू सारिस क्लासेस। इन दिस particular session I will talk about the introductory part of chapter Living World of class 11. In the previous classes I will talk about the pre-introductory parts. Now we will continue with the introductory parts. Start करते हैं. Here is the slides and let's continue the class. तो इस स्लाइड्स में जो सबसे पहला पॉइंट दे रखा है दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इवन फाउंड इन मोस्ट ड्रास्टिक एंड एक्सट्रीम कंडीशन. सबसे पहले हम यहाँ पर मार्क करते हैं ड्रास्टिक एंड एक्सट्रीम कंडीशन. एक्सट्रीम कंडीशन तो जहाँ जहाँ तक हमारी निगाहें जाएगी, जहाँ जहाँ तक हम देख सकते हैं, जहाँ जहाँ तक हम सोच भी नहीं सकते हैं, ठीक है, वहाँ वहाँ पर आपके लाइफ एग्जिस्ट करती है. तो कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि लाइफ हर कंडीशन में एग्जिस्ट करती है. जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ, अगर वो ह्यूमन बीइंग नहीं रह रहा तो हमारा ये कहने का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा. ठीक है, तो लाइफ ऐसी जगह पर भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर हम सोच नहीं सकते. तो अभी भी नहीं समझ में आया, तो इसके लिए हम एक पॉइंट क्लियर करना चाहते हैं. ऑर्गेनिजम्स वैसे जगह पर भी रहते हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट नहीं करते. आप ज़िंदगी वहाँ भी देख सकते हैं जहाँ पर का टेम्परेचर बहुत ही कम है, जैसे कि पोलर आइस कैप्स हो गए हैं, ठीक है, आइसबर्ग वाले एरिया हो गए जहाँ पे बर्फ़ कितने ज़्यादा होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, भर भर के चढ़ना बर्फ़ की चट्टानी होती है. लेकिन क्या वहाँ पर ह्यूमन बींग रह पाते? नहीं पाते. क्यों? हमारी बॉडी वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकती. तो इसका मतलब क्या है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती. ऑब्वियसली ह्यूमन बींग ही क्यों, एक सोर्स नहीं है, एक ज़रिया नहीं है लाइफ के एग्जिस्ट करने का. लाइफ को एग्जिस्ट करने का अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है. अगर ह्यूमन बींग वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते, उसकी जगह पे कुछ और ऑर्गेनिज्म वहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे. जैसे क्या आपके, ठीक है, जैसे बता दे रहा हूँ कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ही हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? थर्मोफाइल्स कहते हैं. ठीक है, तो एक्सट्रीम कंडीशन में भी लाइफ एग्जिस्ट करती है. यहाँ पर बस कहने का मतलब ये चीज़ है. और वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक्सट्रीम कंडीशन में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल कंडीशन, समझने की कोशिश करो. नॉर्मल कंडीशन में सब कुछ मिल जाएगा, कुत्ता मिल जाएगा, बिल्ली मिल जाएगा, भेड़ मिल जाएंगी, बकरियां मिल जाएंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ मिल जाएगा. मैं बात कर रहा हूँ वैसे कंडीशन जहाँ पर आप लाइफ का सोच भी नहीं सकते हो. क्या आप सोच सकते हो कि जहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो, तापमान क्या हो, गर्मी 100 डिग्री सेल्सियस हो, क्या वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करने का आप सोच सकते हो? आप बोलोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. 100 डिग्री सेल्सियस में कैसे? लेकिन बच्चा यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहता हूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस में भी आपकी लाइफ एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो हाई टेम्परेचर में पाए जाते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं थर्मोफाइल्स. क्लियर? लाइफ वैसे हालात में भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पर क्या है? एसिडिक नेचर हो. क्या आप हाईली एसिडिक वाले एरिया में रह सकते हो? नहीं रह सकते. तो लाइफ आपकी वैसी जगह पर एक्सट्रीम करती है. तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये चीज़ बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर मैंने मार्क किया है, यहाँ पर देखो एक्सट्रीमोफाइल्स को जो मैंने मार्क किया है, तो एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं खतरों का खिलाड़ी. क्या कहेंगे? खतरों के खिलाड़ी. वैसे ऑर्गेनिज्म जो वैसे हालात में वैसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर क्या पॉसिबल नहीं है. तो इसे मार्क कर लेना एक्सट्रीमोफाइल्स. और यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं, ठीक है. तो ये चार्ट मैंने बना रखा है एक्सट्रीमोफाइल्स का. तो लाइफ आपका वहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है जहाँ पर आप सोच नहीं सकते. एक्सट्रीमोफाइल्स में जो हाई टेम्परेचर वाली जगह पर पाया जाएगा, हम उन्हें कहेंगे थर्मोफाइल्स. दिस इज रिगार्डिंग हाई टेम्परेचर. ठीक है, तो हाई टेम्परेचर वाली जगह पे अगर आपकी लाइफ एग्जिस्ट करेगी, लाइफ वहाँ भी एग्जिस्ट करेगी. अगर वैसे ऑर्गेनिज्म जो हाई एसिडिक वाली जगह पे पाए जाएंगे तो हम उसे कहेंगे एसिडोफाइल्स. सी हियर, यहाँ पर क्या रहेगा? एसिडिक नेचर. कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो साल्ट लविंग होते हैं, साल्टी एरिया में पाए जाते हैं, हाई कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट है और वहाँ पर भी लाइफ क्या हो रही है? एग्जिस्ट करती है. तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे हैलोफाइल्स. साल्ट कंसंट्रेशन वाली एरिया वाली जगह पे हम क्या कहेंगे? सेट्रोफाइल्स. और आप अगर समुद्र के नीचे जाओगे तो वहाँ पर देखो मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ टन्स हो गया. क्या हो गया? आपका वाटर का प्रेशर है. तो क्या लाइफ वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है? ऑब्वियसली लाइफ वहाँ पर भी एग्जिस्ट करती है. और वैसी कंडीशन में जो लाइफ एग्जिस्ट करेगा, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहेंगे बैरोफाइल्स. हाई प्रेशर वाली जगह पे अगर पाई जाएगी तो हम इसे क्या कहेंगे? बैरोफाइल्स. ठीक है, तो इसीलिए मैंने इन सबको कह दिया गया कि ये खतरे के खिलाड़ी हैं, वैसे ऑर्गेनिज्म जो जहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर नॉर्मल ऑर्गेनिजम्स का एग्जिस्टेंस नहीं होगा. जब भी होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ,
आपके एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ उनके पास स्पेशल फीचर्स होंगे जिनकी वजह कर उन्हें उस कंडीशन में अडेप्ट करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जनरल में मैं बताऊं कि एक ऐसा स्पेसीज है जो मैक्सिमम जगह पे पाया जाता है, ठीक है, और वो है आर्कीबैक्टीरिया। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द एक्सट्रीमोफाइल्स में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है आपका आर्कीबैक्टीरिया, याद रखना। और आर्कीबैक्टीरिया क्या, दिस इज अ प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या है, प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। क्या खासियत है आर्कीबैक्टीरिया में जो इसे बुरे से बुरे कंडीशन में भी, एक्सट्रीम कंडीशन में भी इसे सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी देता है। तो याद रखना हर ऑर्गेनिजम्स की उसके मेडअप किस बॉडी, उसका जो बॉडी वो किस चीज़ का बना है, उसका क्या बायोमोलिकुलर कंपोजिशन है, उसका मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या है, वो किस मॉलिक्यूलर कंपोनेंट से बना हुआ है, वो काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म किस लेवल पे सर्वाइव कर सकता है। तो आपका जो आर्कीबैक्टीरिया की जो उसके सेल वॉल होती है उसमें काफ़ी खासियत होती है। क्या खासियत होती है, इसका जो सेल वॉल होता है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है। सी हियर, हाईली रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कंडीशन कैसा भी हो उसमें उससे स्टेमिना प्रोवाइड करवाना है कि वो उस हालात से वो लड़ सकता है, ठीक है। और ये हाईली रेजिस्टेंस होने का रीज़न क्या है, तो याद रखना कि आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल में जो लिपिड प्रेजेंट होता है वो किस फॉर्म में होता है, दैट विल बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्रांच। अगर आप नॉर्मल बैक्टीरिया की बात करोगे तो उनके जो आपके जो लिपिड प्रेजेंट होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं अनब्रांच, याद रखना। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया में जो होता है वो क्या होता है, ब्रांच फॉर्म में। ब्रांच फॉर्म में होने की वजह कर क्या होता है, सबसे बड़े इसे जो रेजिस्टेंस हाई अमाउंट में प्रोवाइड होता है। दूसरी बात करूँ, जो इनके पास जो लिंकेज होता है वो होता है आपका ईथर लिंकेज परसेंट होता है। आर्कीबैक्टीरिया का जो लिंकेज परसेंट होता है डेली परसेंट इन द फॉर्म ऑफ ईथर, जबकि इसके अलावा जो नॉर्मल बैक्टीरिया की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर जो लिंकेज परसेंट होता है वो ईथर नहीं होता, वो क्या होता है, ईस्टर लिंकेज परसेंट होता। एंड दिस इज द रीजन दैट आर्कीबैक्टीरिया कैन बी present in a extremo condition. That's why it will be came into the category of extremophiles. So most of the common examples of the present of the species that will be present in extremophiles condition is Archaebacteria, and you must remember this is the primitive form of bacteria. Okay, तो यहाँ पर बस यही आपको बताना था। तो एक्सट्रीमोफाइल्स में कुछ नहीं, बार बार मैं यही बात बताना चाहता हूँ, लाइफ वहाँ भी एग्जिस्ट करती है जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो। आपकी जहाँ जहाँ तक निगाहें जाएगी, जहाँ जहाँ तक आप देख सकते हो, आपकी लाइफ वहाँ भी देखेगी, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट है वहीं पर लाइफ है, क्योंकि सिर्फ अकेला लिविंग ऑर्गेनिज्म के फॉर्म में ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट नहीं करता। क्या इस दुनिया में सिर्फ इंसान ही रहते हैं, नहीं, डिफरेंट टाइप स्पेसीज। अकॉर्डिंग टू आंस में अबाउट 7 मिलियन स्पेसीज पाए जाते हैं, तो वो भी तो लिविंग है, लिविंग का। और ये चैप्टर जो चल रहा है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लिविंग वर्ल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं पाए जाते, जो एबनॉर्मल कंडीशन में भी पाए जा सकते हैं, हम वैसे स्पेसीज को, वैसे स्पेसीज को क्या कहते हैं, एक्सट्रीमोफाइल्स कहते हैं, खतरों के खिलाड़ी। कई एग्जांपल्स दिए। थर्मोफाइल्स, अगर हाई टेम्परेचर वाले इसमें पाए जाएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, थर्मोफाइल्स। अगर हाई एसिडिक नेचर वाले एरिया में पाए जाएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे, एसिडोफाइल। और अगर वो वैसी जगह पाएंगे जहाँ पर साल्ट का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा तो हम उन्हें कहेंगे हैलोफाइल्स। और अगर वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर वाली जगह पे पाए जाएंगे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ, ये बहुत ज़्यादा प्रेशर आपको कहाँ मिल सकता है, समुद्र के तट पे चले जाओ आप, बिल्कुल बिलो द लेवल ऑफ सी, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके ऊपर जो पानी का लेवल है वो क्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से पानी का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा, तो वैसी जगह पर भी लाइफ एग्जिस्ट करती है। और वैसी जगह पर जो स्पीसीज पाई जाएगी, जो ऑर्गेनिज्म पाई जाएगी, हम उसे क्या कहेंगे, बैरोफाइल्स। उसे क्या कहेंगे हम, बैरोफाइल्स, ठीक है। और मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिजम्स है जो आपका एग्जाम्पल है, जो सबसे बेहतर एग्जाम्पल एक्सट्रीमोफाइल्स का, जो सबसे अच्छा खतरों का खिलाड़ी है, उसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। क्या नाम है, आर्कीबैक्टीरिया। रीज़न बता चुका हूँ क्या हुआ, इसका जो सेल वॉल होता है रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। जो इसका रीज़न क्या है, ब्रांच लिपिड प्रेजेंट होता है, स्टरलिंकेज प्रेजेंट होता है, और जो इसे प्रोवाइड करता है कि ये बुरे से बुरे कंडीशन में भी ये पाया जा सकता है। तो ये था सिर्फ एक पॉइंट एनसीईआरटी का, जिसे समझाने के लिए मुझे इतना सारा पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ा। अगले पॉइंट्स की बात करते हैं कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन अकर्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन एंड बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ ए कम्युनिटी। क्या है ये, मार्क करते हैं, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, एंड कोऑपरेशन। तो वी आर द इंडिविजुअल बॉडी। चलो हम एग्जांपल एक ह्यूमन के लिए ले रहे हैं, हम अपनी बॉडी की बात कर रहे हैं। दुनिया में सबसे पहले कोई 2 इंडिविजुअल बॉडी आए, जब उन्होंने रिप्रोडक्शन किया तो और बने, और इस तरह से कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ चल रही है, ठीक है।
अगर सिंगल की बात करेंगे तो क्या हो, वो इंडिविजुअल। जब ढेर सारे इंडिविजुअल बॉडी आगे जब इकट्ठा होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं कम्युनिटी। तो एक इंडिविजुअल बॉडी से जब वो ग्रुप में बनाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, कम्युनिटी। ठीक है। और जब वो ढेर सारे कम्युनिटी आपस में आके जुड़ते हैं तो वो बनाते हैं पॉपुलेशन। तो याद रखना, इंडिविजुअल बॉडी से बनती है कम्युनिटी और कम्युनिटी से बनती है पॉपुलेशन। और इसी तरह से सब लोग क्या करते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं और उसी इकोसिस्टम में सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है। इंटरेक्शन का मतलब है एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे की क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, और एक दूसरे से आपस में लड़ाई भी करते हैं। अब क्या मतलब, तो यहाँ पर एग्जाम्पल में यही कहना चाहते हैं, इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है आपसी तनाव। ठीक है। ठीक है, क्या करना आपसी तनाव से, अब इससे समझने की कोशिश। मान लीजिए कि एक जंगल है, एक जंगल में क्या रहता है, आपके शेर भी रहेंगे, एक जंगल में क्या रहता है, आपके डियर भी रहेंगे, और एक जंगल में क्या रहता है, आपके गोट भी रहेंगे। ठीक है। और मान लो आप भी हो, आपने क्या किया, आपने बकरी को मारा, बकरी को मार के काट के आपने खा लिया। फिर जैसे ही आपने खा लिया तो आपको फिर कौन मिला, आपको शेर मिला, शेर ने आपको खा लिया। तो इस तरह से क्या हुआ, आपसी कॉन्फ्लिक्ट चलता रह रहा है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने से। दैट इज नोन एज इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा, कॉपरेशन। मान लो कि आप एक जगह पे रहते हो, ठीक है, आपके घर में दूध खत्म हो गया, आपने क्या किया, आप पड़ोस के घर पे गए, वहाँ पे एक भाई था, भाई से कहा कि भाई मुझे क्या नाम है, दूध चाहिए, खत्म हो चुका। भाई ने क्या कहा कि चलो भाई ठीक है, मेरे पास दूध है, मैं दे देता हूँ, जब तुम्हारे पास हो तो मुझे लौटा देना, या फिर मुझे कभी ज़रूरत पड़े या मेरे से घट जाए तो ठीक है मुझे भी दे देना। इसे कहते हैं पड़ोसी धर्म निभाना। दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन। ठीक है, नॉट ऑपरेशन, दैट इज कॉल्ड कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे की मदद करना। तो हम एक ऐसे इकोसिस्टम रहते हैं जहाँ पर हम आपस में लड़ते भी हैं, एक दूसरे को मारते भी हैं, ठीक है, अपनी ज़रूरतें पूरा भी करते हैं, और एक दूसरे की तरीके से क्या करते हैं, हम दूसरों की हेल्प भी करते हैं। तो ये सारा चीज़ काम क्या करते हैं हम, इन अ पॉपुलेशन, इन अ इकोसिस्टम। तो ये पॉइंट यहाँ पर यही चीज़ बताना चाहता था कि इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, हम जिस इकोसिस्टम में रहते हैं, हम जिस दुनिया में रहते हैं, हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, वहाँ पर हम आपसी तनाव भी हमारे पास रहता है। ठीक है, हम लड़ते भी हैं, और दूसरी चीज़ क्या है कि हम आपस में मिल के बांट के क्या करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरा भी करते हैं। दिस इज़ द लाइफ, दिस इज़ द वर्ल्ड। बस ये पॉइंट यहाँ पर यही सोचो। अगली चीज़ आते हैं, अगला पॉइंट में आते हैं। देयर इज अ फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ। मार्क करते हैं, फिलोसोफिकल एंड प्रैक्टिकल। अपने दोस्तों से हमेशा सोचना होगा, चलो भाई ज़्यादा फिलोसफी नहीं झाड़ो। फिलोसफी, कभी सोचा क्या होता है ये फिलोसफी? कभी सोचा क्यों हमें दुनिया में भेजा गया है, क्या मकसद है हमें भेजने का? क्या हम ही हैं जो इस दुनिया को पूरे आने वाली मुसीबत से बचाएंगे? अभी जो मुसीबत चल रहा है वो कोरोना का चल रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे कोई भी लॉजिक नहीं लगता है, कोई भी साइंस नहीं लगता, कोई प्रूफ नहीं लगता है, बेकार कुछ भी हम सोच सकते हैं फिलोसफिकल। हमें क्यों भेजा गया, हम क्या कर सकते हैं, बस ऐसे ही सोचना रहना, इसके पीछे कोई भी लॉजिकल नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर कोई साइंस का यूज़ ना हो, जहाँ पर कोई भी चीज़ है आपको दिमाग ना लगाना पड़े, जहाँ पर किसी भी चीज़ को आपको प्रूफ ना करना पड़े, जहाँ पे आप अपनी मन के हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। क्या गंगाधारी शक्तिमान है या शक्तिमान ही गंगाधर है? आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। डेट इज़ कॉल्ड फिलोसफिकल। आ रहा समझ में? डेट इज़ कॉल्ड एक, आप ख्याली पकाओ बना लो या फिर जो भी बना लो, इससे ये चीज़ होता है। तो लाइफ की ज़िंदगी जीने के दो तरीके होते हैं, ज़िंदगी को देखने के दो नज़रिए होते हैं, सॉरी, ज़िंदगी को देखने के दो नज़रिए होते हैं। पहला फिलोसफिकल, दूसरा प्रैक्टिकल। जो लोग फिलोसफिकली सिर्फ झाड़ते रहते हैं, भाई ये करना है वो करना है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो अपनी समझों में दुनिया में ही रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें इंप्लीमेंट नहीं करना होता, वो जो सोचते हैं वो चीज़ को करना तो चाहते हैं पर उस चीज़ के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो फिलोसफी बस झाड़ते रहते हैं, हमें ये करना, हमें। दूसरा जो तरीका होता है वो क्या होता है, प्रैक्टिकल अप्रोच। हमने एक डिसाइड किया कि हमें बीपीएससी करना है, हमें आईएएस करना है, हमें मेडिकल करना है, हमें आईआईटी करना है, हमें कुछ भी करना है, एक सेटलमेंट करना है। तो पहले तो हमने ये फिलोसफिकल सोचा कि चलो हमें ये करना है। दूसरी चीज़ क्या कि हमने उसे प्रैक्टिकल अप्रोच में लाया कि अब इस चीज़ को करने के लिए हमें क्या करना है। लाइक हमें ये सोचना है कि हमें यूपीएससी के एग्जाम्स निकालना, हमें ये सोचना हमें नीट का एग्जाम निकालना। तो नीट के एग्जाम तो ठीक है फिलोसफिकल सोच लिया, लेकिन सोचने से वो एग्जाम थोड़े निकल जाएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने बुक्स पहले पता किया सिलेबस क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है, क्लास 11 और 12 से आता है। ठीक है, हमने तैयारी स्टार्ट कर दी, हमने मॉक टेस्ट किया, पेपर देगा और रिवीजन किया, और जब नीट का एग्जाम का टाइम आया तो हमने किया। फिलोसफिकल अप्रोच में क्या हो जाएगा कि हमने बस सोच लिया कि हमें डॉक्टर बनना, हमें डॉक्टर बनना, हमें डॉक्टर बनना, और हमें पता ही नहीं कि पढ़ना क्या है, बस हम सोचते रहना। तो साइंटिफिक प्रूफ जहाँ पर नहीं आएगा उस चीज़ कहेंगे फिलोसफिकल, जहाँ पर साइंटिफिक प्रूफ आएगा हम उसे कहेंगे प्रैक्टिकल अप्रोच।
प्रैक्टिकल अप्रोच के एक और एग्जांपल देता हूँ कि आखिर सोचने वाली बात है कि क्या 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 हमारे में ऐसा क्या है। साइंस लगेगा कि हम जिंदा हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम कुछ कर पा रहे हैं, हमें लिविंग है, लेकिन हमारे सामने जो एक लैपटॉप पड़ा हुआ, हमारे सामने जो एक मोबाइल पड़ा हुआ, हमारे सामने एक माउस जो पड़ा हुआ है, वो क्या है? नॉन लिविंग है। आखिर क्या डिफरेंसेस है जो हमें लिविंग बना रहा है और क्या है माउस को नॉन लिविंग बना रहा है? आखिर दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? दिस इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल अप्रोच। यहाँ पर साइंस लग रहा है, यहाँ पर ब्रेन लग रहा है, यहाँ पर दिमाग लग रहा है, और यहाँ पर हमें कोशिश करनी होगी दिमाग लगा के समझाने का। यहाँ पर कोई फिलोसफी से काम नहीं चलेगा कि हाँ बस हो रहा तो हो रहा है, हमें ये चीज़ को प्रूव करना पड़ेगा। वाई वाई वाई, दैट्स कॉल्ड साइंस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क इन अ साइंस। इफ यू डोंट आस्क वाई, then you never learn what is science. You have to ask what is what how what कैसे हुआ, क्यों हुआ, why और किस लिए और ये कहाँ से है। हमें लॉजिक के पीछे जाना पड़ेगा। जब तक हम ये चीज़ को लर्न नहीं करेंगे, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वी नेवर गेट द बेसिक पॉइंट्स ऑफ साइंस। ओके, तो यहाँ पर बस यही चीज़ था, फिलोसफिकल एंड प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ। फिलोसफिकल इज ओनली बेसिस ऑफ थियोरिटिकल, एक ये ख्याली दुनिया है जहाँ पर आपका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। जबकि प्रैक्टिकल अप्रोच होता है लाइफ का जीने का, वो क्या होता है? बस एक ही है कि हमें इसे इम्प्लीमेंट करना, हमें इसके पीछे लॉजिकल लगाना, हमें इसके जड़ तक जाना है कि आखिर इसका ओरिजिन कहाँ है, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके हमें इसे एंडिंग पॉइंट तक ले जाना। ठीक है, अगला बात करते हैं, सम कैरेक्टर्स कैन इजिली बी सीन एज डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। मार्क करते हैं तो हम देखेंगे बचपन से हमें कुछ कैरेक्टर्स बचपन से हम देख रहे हैं, वो बचपन की वो यादें याद करो जिन्हें हम, जिस वक्त हमारा दिमाग इतना भी तेज़ नहीं था, हमें इतना अकल नहीं था, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता कि ये चीज़ जिंदा है और ये चीज़ क्या है? नॉन लिविंग। दैट थिंग्स इज लिविंग, दैट थिंग। एक नॉर्मल एग्जांपल से कर लिया जाए तो हम कह सकते हैं क्या डिफरेंसेस और लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कर सकते हैं, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हम ये चीज़ कहेंगे, बच्चे से पूछोगे तो क्या कहेगा वो कि जो लिविंग होता है वो क्या होता है? वो चल सकता है, लेकिन जो नॉन लिविंग होगा वो क्या होगा? चल नहीं सकता। लेकिन वो बच्चा फिर जब थोड़ा सा पढ़ने लगेगा, क्लास 1 में आएगा, 2 में आएगा, तो फिर उसे जब पता चलेगा कि प्लांट्स क्या होता है, प्लांट्स भी लिविंग होता है, भले वो चल नहीं सकता, अपनी जगह पे खड़ा होता है, वो अपने क्या होता है डहलियों को, पत्तियों को घुमा सकता है। ठीक है, और इस बेसिस पे उसे हम क्या कर सकते हैं कि वो मोटाइल तो नहीं, लेकिन उसके बॉडी के पार्ट्स मोटाइल है, और इस वजह से हम उसे लिविंग बताते हैं, और उसमें भी कई सारे फंक्शंस होते हैं जिस वजह से हम उसे लिविंग बताते हैं। लेकिन फिर उसका सवाल में आता है क्यों प्लांट्स तो लिविंग नहीं करता, लेकिन प्लांट्स तो लिविंग है लेकिन वो मूव नहीं करता। और जब तक हम बचपन में सोचते थे, तो इस बारे में हम सबको डिस्कस करेंगे आखिर लिविंग होने के क्या कॉमन कैरेक्टर्स हैं, क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, क्या प्रॉपर्टीज हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के होने के, किस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म जिंदा है, ये ऑर्गेनिज्म क्या है, दैट विल कम इनटू द कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये ऑर्गेनिज्म क्या है, कैटेगरी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं आएगा। तो इस प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में जिसमें 5 आते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शसनेस। दिस इज द 5 बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिसको लिविंग ऑर्गेनिज्म होने के लिए ये पांचों चीज़ों का, ये पांचों कैरेक्टर्स का होना, ये पांचों प्रॉपर्टी का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पांचों प्रॉपर्टी सफाइस नहीं होंगे, अगर ये पांचों प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होंगे, देन दैट पार्टिकुलर स्पेसीज या दैट पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स और एनीथिंग विल नॉट कम इनटू द कैटेगरी ऑफ living organism. If any individual body wants to come into the category, then there must be a presence of these 5 characteristics, and that characteristics are growth, reproduction, metabolism, cell organization and consciousness. तो फिलहाल के लिए यही रखते हैं। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट टू एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट्स था वो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो बहुत अच्छे से यहाँ पर एक्सट्रीमोफाइल्स हमने यहाँ पर डिस्कस किया, हमने इकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट, पॉलिसी, धर्म निभाना सीखा, ठीक है, आपस में लड़ना सीखा। दूसरी बात, हमने फिलोसफिकल और प्रैक्टिकल अप्रोच ऑफ लाइफ को सीखा, और हमने ये भी सीखा कि बचपन की वो बातें जहाँ पर हम नादान थे, हम समझते थे कि अगर कोई चीज़ चल रहा है तो हम उसे कहते थे कि वो लिविंग है, और जो नहीं चल रहा है वो नॉन लिविंग कहते थे। तो आगे वाली नेक्स्ट वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स होने के लिए उनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं, हम किस बिहाव पे हम कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग है, और वो क्या है, नॉन लिविंग है। सो होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।